हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत। चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्रीड़ाम वयम श्लोकांताक्षरीम। तो इसमें बहुत सारे कुछ दिए हुए हैं, सीखने को हमें मिलेगा और सबसे ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा सुभाषित रसम। तो सुभाषित रसम के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ सुभाषित रसम जो हैं वो 12 हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फ्रेंड्स दे रखे हैं, पहला ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो ये लड़की कहती है यहाँ पे कि सखी दीपिके, यानी ये लड़की जो है इस लड़की से कहती है कि सखी दीपिके। सखी दीपिके का मतलब होता है कि सखी दीपिका, वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषाम, यानी कि आज हम सभी खेलना चाहते हैं। तो ये लड़की कहती है कि अरे भारती, यानी इस लड़की का नाम है भारती और इस लड़की का नाम है दीपिका। तो ये लड़की कहती है कि अरे भारती, बही वृष्टि अस्ति, यानी कि बाहर बरसात है। कथम क्रीडामः, कैसे खेलेंगे। तो फिर यहाँ पे ये लड़की कहती है, ये लड़की खड़ी है तो ये कहती है वृष्टि अस्तु नाम, कर अच्छा बरसात हो रही है। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, यानी कि यदि इच्छा है तो खेलेंगे ही। तो ये लड़की कह रही है कि बरसात हो रही है तो अगर हमारी इच्छा है तो हम तो खेलेंगे ही। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एवं नास्ति, यानी बाहर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर ऐसा नूतना क्रीड़ा अस्ति भव, यानी कि अरे यहाँ पे यह कह रहे कि यह नया खेल है। ऐसा का मतलब यह, नूतना का मतलब होता है नया, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, अस्ति का मतलब है, यानी कि यह नया खेल है, और भो का मतलब होता है अरे। फिर है यहाँ पे अंताक्षरी क्रीड़ा इति, यानी कि एक नया खेल है और जिसका नाम है अंताक्षरी खेल। अब ये क्या है तो इसमें देखेंगे आगे। तो ये लड़की कहती है कि किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, यानी कि ये क्या अंत्याक्षरी का खेल। अहमपि क्रीडामि, यानी मैं भी खेलती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी फ्रेंड इसकी कहती है कि अवश्यम, अवश्यम का मतलब होता है आवश्यक या जरूर। आगच्छन्तु, यानी कि आओ। वयम सर्वे क्रीडामा, हम सब खेलते हैं। तो यहाँ पे कहती है ये लड़की कि सखी, यानी कि मित्र, तहिर क्रीड़ाया नियमान सूचयतु, यानी तो खेलने के नियम बताओ। तहिर का मतलब होता है तो, क्रीड़ाया का मतलब होता है खेलने के, नियमान का मतलब होता है नियम, और सूचयतु का मतलब होता है बताओ। तो ये कहती है लड़की कि तो खेलने के नियम बताओ कि इसको खेला कैसे जाता है। तो यहाँ पे ये लड़कियाँ कहती हैं, ग्रुप बनाती हैं, और ये लड़की कहती है यहाँ पे कि वयम गणद्वयम रचयामा, यानी हम 2 समूह बनाएंगे। गणद्वयम का मतलब होता है कि 2 समूह। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रथम गणस्य नाम, यानी कि पहले जो समूह का नाम होगा वो होगा ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे समूह का नाम होगा रत्नमाला। आदो प्रथम गणस्य सदस्य, यानी कि सबसे पहले जो पहले दल का सदस्य होगा एकम पद्यम गायति, यानी एक श्लोक गाएगा। फिर तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजवर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्य सदस्य व अन्य श्लोकम गायति, यानी कि उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण में जो भी द्वितीय दल का सदस्य होगा या सदस्य होगी वो दूसरा श्लोक गाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी हम सॉन्ग गाते हैं या अंताक्षरी गाएंगे तो उसके लास्ट वाला जो लेटर होगा उसी से दूसरे वाले को शुरुआत करनी है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। अब कौन कौन से हैं तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे फिर से ये लड़की कहती है कि अहो, अरे, ओह महान आनंद भविष्यति, यानी बड़ा मज़ा आएगा। तहिर क्रीड़ामा, तो खेलते हैं। आदौ ज्ञान माला गढ़ रा इति अक्षरात पद्यम गायति, यानी कि पहले प्रारंभ में ज्ञानमाला दल जो है वो आर अक्षर से पद्य गाता है। फिर है तथा, यानी उसके बाद। रत्नमाला गढ़ अवदति, यानी उसके बाद रत्नमाला दल बोलता है, या रत्नमाला दल का नाम का जो समूह है वो बोलता है। तो यहाँ पे 2 समूह बनाए गए हैं, एक ज्ञानमाला और दूसरा रत्नमाला। शुरुआत कौन करता है यहाँ पे, ज्ञानमाला, और वो भी आर अक्षर से। तो यहाँ पे सुभाषित दिए हुए हैं, जैसे ज्ञानमाला वर्ण का दिया हुआ है ये, और यहाँ पे रत्नमाला का दिया हुआ है, और ये सब सुभाषित अपना अपना श्लोक बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये आर से गाती है तो रूप यौवन संपन्ना लिखा हुआ है, और लास्ट में आता है यहाँ पे का, तो दूसरा वाला का से ही स्टार्ट करेगा। अब इसका जैसे वा से इंड हो रहा है तो ये वा से शुरुआत करेगा। इसका है या से इंड हो रहा है तो ये या से शुरुआत करेगा। इस तरह से ये खेल चलता जाएगा। अब एक एक श्लोक यहाँ पे देखते हैं।
तो जैसे हमें पता है कि जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प होगा, राजकीय पुष्प है, वो पलाश है। और यहाँ पे पलाश के बारे में दिया भी है कि पहला यहाँ पे सुभाषित आता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना नौ बनते निर्गंधा एव किंसुका। किंसुका का मतलब होता है पलाश का फूल। तो पदच्छेद का मतलब यही होता है कि जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, पूरा सुभाषित दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा सरल रूप दिया होता है। जैसे यहाँ पे रूप यौवन संपन्ना एक साथ लिखा है, तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे कि रूप यौवन संपन्ना। विशाल कुल संभवा एक साथ दिया है, तो विशाल कुल संभवा यहाँ पे इस तरह से अलग अलग उसको संधि विच्छेद करके दिया हुआ है एक प्रकार से। तो अन्वय, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रसंग, और प्रसंग के बाद आता है वहाँ पे भावार्थ, तो उसी तरह से अन्वय भी होता है यहाँ पे संस्कृत में। तो अन्वय में दिया है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा परंतु विद्याहीना जना निर्गंधा किंसुका इव न शोभन्ते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सौंदर्य है और यौवन से संपन्न विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी यदि विद्या विहीन है, तो वो बिना सुगंध के, यानी किंसुका, किंसुका का मतलब होता है पलाश के फूल के समान शोभा नहीं देते हैं। पलाश के फूल में सुगंध नहीं होती है, इसलिए उसका यूज नहीं किया जाता है। तो अब इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है रूप यौवन संपन्ना। रूप यौवन संपन्ना का मतलब होता है सौंदर्य और यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवा का मतलब होता है विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पे दिया है। परंतु, परंतु का मतलब होता है लेकिन। विद्याहीना, विद्याहीना का मतलब होता है विद्या से विहीन। जना मतलब होता है लोग। निर्गंधा यानी जिसमें गंध नहीं होती या सुगंध नहीं होती। किंसुका का मतलब होता है पलाश। ईव न शोभन्ते, तो इसका मतलब ये हुआ कि सौंदर्य और यौवन से संपन्न विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले किंतु विद्या विहीन लोग किंसुका यानी पलाश के फूल के समान होते हैं। अब इसका भावार्थ दिया है। भावार्थ में दिखा है कि ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, यानी जिनका रूप सुंदर है। यौवनम अस्ति, जवान है। उत्तमे कुल में जन्मे, यानी श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। परंतु, यहाँ पे किंतु का मतलब है परंतु। ते यदि विद्याया अर्जनम ना कुर्वन्ति, यानी कि विद्या का अर्जन नहीं करते हैं। तहिर का मतलब होता है तो। तेसाम शोभा ना भवति, यानी तेसाम यहाँ पे लिखा है तेसाम मतलब होता है उनकी। शोभा ना भवति का मतलब होता है कभी शोभा नहीं होती है, यानी जिनका रूप सुंदर है, जवान है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर वे विद्या का अर्जन नहीं करते हैं तो उनकी कहीं शोभा नहीं होती है, यानी उनकी कहीं वैल्यू नहीं होती है। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा, यहाँ पे किंसुका किसके लिए आया है? पलाश वृक्ष के लिए आया है कि यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा दर्शने अतीव सुंदरा, यानी कि जिस प्रकार से पेड़ पर खिले हुए पलाश के जो फूल होते हैं वो देखने में सुंदर होते हैं। किंतु लेकिन तेसु सुगंधा ना भवति, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है। जनः यानी लोगा, तेसाम उपयोगम ना कुर्वन्ति, यानी जो लोग होते हैं तो उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः इसलिए रूपस्य यौनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठया, यानी इसलिए सुंदर जवानी और अच्छे कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। तो ये पहला अंताक्षरी था। अब दूसरा नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। तो इसका पदच्छेद भी वही सरलार्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे अन्वय। अन्वय में लिखा हुआ है धीमताम काला। धीमताम काला का मतलब होता है कि जैसे यहाँ धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है। काल का मतलब होता है यहाँ पे समय। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्र में व्यतीत होता है। फिर इसके बाद लिखा है चा। चा का मतलब होता है और। मूर्खाणाम का मतलब होता है मूर्ख लोगों का। तो मूर्खाणाम काला, यानी मूर्खों का जो समय होता है व्यसनेन निद्रा कलहेन व गच्छति, यानी व्यसनेन का मतलब होता है बुरी आदतों। फिर यहाँ पे कलहेन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और फिर निद्रा का मतलब होता है नींद। तो जो बुरे लोग या मूर्ख लोग होते हैं उनका समय बुरी आदतों में, नींद में व लड़ाई झगड़े में बीतता है। अब इसका भावार्थ दिया हुआ है कि बुद्धिमन्तः जनः काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलेन समस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्य और शास्त्र के अध्ययन के समय से समय अपना प्रयोग करते हैं।
फिर है परंतु लेकिन मूर्ख जना शयनम कृत्वा, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोकर, परस्परम कलहम यानी कि आपस में झगड़ा करके, एव कृत्वा यानी कि आपस में झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, यानी अमूल्य समय बुरी आदतों के द्वारा अपना जो कीमती समय है उसका दुरुपयोग करते हैं। अतः इसलिए वयम नित्यम विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन व समस्य सदुपयोगम कुर्मः, यानी इसलिए हम सबको, फिर यहाँ पे दिया नित्यम, नित्यम का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन, फिर विद्याभ्यासेन का मतलब होता है विद्या अभ्यास से, पठनेन का मतलब होता है पढ़ने से, और लिखनेन का मतलब होता है लिखने से ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब आगे इसका तीसरा श्लोकांताक्षरी या सुभाषित हम कह लें तो तीसरा सुभाषित दिया हुआ है यहाँ पे कि विद्या विवादाय धन मादाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। अब इसका पदच्छेद भी वही उसका सरलार्थ दिया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अन्वय के बारे में कि अन्वय में दिया हुआ है कि खलस्य विद्या विवादाय, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं तो उनकी जो विद्या होती है विवाद के लिए होती है, धनम मादाय धन उन्माद के लिए होता है, और फिर शक्ति परेशान पर पीड़नाय, यानी जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। परम, परम का मतलब होता है लेकिन, साधो, साधो का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति या विद्वान, एतद विपरीतम इसके विपरीत होता है। जो उनका विद्या होता है वो ज्ञान के लिए होता है, जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो रक्षा के लिए होती है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो गई है। एक तो यहाँ पे खलस्य, खलस्य का मतलब होता है जो दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति हुआ, और एक यहाँ पे साधु यानी कि जो एक सज्जन व्यक्ति हुआ। तो जो इसे यहाँ पे खलस्य दिया यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। धन यहाँ पे मादाय यानी उन्माद के लिए होती है, फालतू की चीज़ों के लिए होती है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। जो साधु यानी सज्जन व्यक्ति होता है जो उसके विपरीत होता है, यानी दुष्ट व्यक्ति के विपरीत होता है, उसकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो रक्षा करने के लिए होती है। अब इसका भावार्थ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है तो ये एक लड़की है और ये लड़की हेल्प कर रही है अपने से पुअर का। एक मिनट, हाँ, ये लड़की जो दी हुई है ये हेल्प कर रही है, और यहाँ पे ये व्यक्ति दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ भिखारी बैठे हुए हैं तो ये इनकी मदद कर रही है। तो अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। तो भावार्थ में लिखा है दुष्ट जनः विद्याया उपयोगम कलहार्थम करोति, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो विद्या का उपयोग लड़ाई झगड़े के लिए करते हैं या वाद विवाद के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, धन का उपयोग अहंकार वृद्धि हेतु करते हैं। सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य उपयोगम, सामर्थ्य यानी शक्ति का जो उपयोग करते हैं। अन्य साम पीड़नार्थम चा करोति, यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। किंतु लेकिन सज्जनस्य यानी कि सज्जन लोग, स्वभाव एतस्य विपरीता, यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनका स्वभाव उल्टा होता है। जैसे सह विद्याया उपयोगम अन्येषाम ज्ञानवर्धनार्थम करोति, यानी वे विद्या का अध्ययन करते हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। धनस्य उपयोगम दानार्थम, धन का उपयोग करते हैं दान करने के लिए। सामर्थ्य उपयोगम दुर्बलानाम रक्षणार्थम चा करोति, यानी सामर्थ्य का उपयोग करते हैं रक्षा करने के लिए। इसी तरह से ये भी सुभाषित कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सुभाषित की तरफ। चौथा सुभाषित यहाँ पे दिया हुआ है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जैसे यहाँ पे दिया है ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसका पदच्छेद वही दिया हुआ है, इसका सरलार्थ तो अब पढ़ेंगे यहाँ पे प्रसंग इसका। तो अन्वय, अन्वय में क्या है कि ये शाम का मतलब होता है कि जिनके पास विद्या ना, यानी कि विद्या नहीं है, जिसके पास ना तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न अस्ति। ते मृत्यलोके, यानी कि इस पृथ्वी लोक में भूवि भारभूता मृगाः मनुष्य रूपेण चरन्ति, यानी कि वह जानवरों की तरह घूमते रहते हैं।
तो जिनके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे लोग जानवर की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। अब दूसरा है भावार्थ इसका दिया हुआ है कि ये जना यानी कि ये लोग, जो लोग विद्याम ना अर्जयंती यानी पढ़ते नहीं है, विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, कठिन व्रतम ना आचरंती यानी कोई तपस्या नहीं करते हैं, दानम ना कुर्वंती दान नहीं करते हैं, ज्ञानम ना अर्जयंती ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवंतः ना भवंती अच्छा व्यवहार नहीं करते या उत्तम चरित्र के नहीं होते हैं, गुणवंतः ना संति यानी गुणवान नहीं होते हैं, धर्माचरण ना कुर्वंती यानी धर्म का आचरण नहीं करते हैं, ते अस्याम भूमो भारभूतः संतः पशवः इव स्तरस भ्रमंती, तो वे इस धरती पर भार बने हुए हैं और इस पृथ्वी पर पशुओं के समान हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि धर्माचरण ना कुर्वंती धर्म के अनुसार चलते नहीं हैं, तो ते अस्याम यानी कि ये लोग जो होते हैं तो पृथ्वी पर जानवर की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, पशुओं के समान घूमते हैं। फिर अगला यहाँ पे सुभाषित दिया हुआ है, तदा वृतिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर यदा विद्या भवेत तव। अब इसका अन्वय दिया हुआ है, अन्वय में है कि यदा विद्या भवेत, यदा विद्या भवेत का मतलब होता है जब विद्या होती है, तदा तव वृत्ति ही कीर्ति ही लक्ष्मी ही यशस्विनी ही वाणी तत्व ज्ञानम परा संति च भवेत, यानी तभी वृत्ति होती है, कीर्ति होती है, लक्ष्मी यानी कि धन होता है, यशस्विनी वाणी होती है, तत्व ज्ञानम यानी कि परम शांति होती है और ज्ञान होता है, ज्ञान और परम शांति होती है। इसका भावार्थ है कि यदि तुम विद्याम अर्जयसी, यदि यानी कि यदि लिखा है कि यदि तुम विद्याम अर्जयसी यानी जब आप विद्या का अर्जन करते हैं, तहिर तुम उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाम वाणी वास्तविकम ज्ञानम उत्तमाम शांति च प्राप्नोसी, यानी तभी आपको उद्योग में हो गया, यश में हो गया, धन में हो गया और कीर्ति प्रदान करने में हो गया, वास्तविक ज्ञान हो गया और उत्तमाम शांति का मतलब होता है उत्तम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप विद्या का अर्जन करते हैं तब आप उद्योग में यश, धन, कीर्ति, वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसलिए निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, यानी इसलिए लगातार विद्या का अर्जन करना चाहिए। अगला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम प्रच्छान गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशा सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुर्जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते नाही धनम विद्या विहीना पशु। अब इसका हम अन्वय पढ़ेंगे। ये वाला थोड़ा सा सुभाषित जो है वो काफ़ी बड़ा है, पोएम की तरह दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि अन्वय में लिखा हुआ है यहाँ पे कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यानी कि जैसे विद्या जो है मनुष्य का विशिष्ट रूप है, तो विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम यानी कि विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति यानी गुप्त धन है। जो विद्या होता है वो मनुष्य का एक विशिष्ट रूप होता है और एक प्रकार से गुप्त धन भी होता है। फिर इसके आगे विद्या भोग करी यशः सुख करी च अस्ति, यानी विद्या जो है वो भोग देने वाली होती है, यशदात्री होती है और सुख कारक होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, यानी विद्या जो होती है वो गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या विदेश गमने बंधु जना भवती, यानी विदेश में जो वह हमारी बंधु के समान है, भाई के समान होती है। विद्या परा देवता अस्ति, यानी विद्या ही देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, यानी राजाओं में विद्या की पूजा होती है। धनम ना ही पूज्यते, यानी धन की नहीं, विद्याओं में राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि विद्या विहीना जना, यानी कि जो विद्या से विहीन मनुष्य है, पशु भवति, यानी पशु के समान होता है। अब इसका सरलार्थ पढ़ेंगे कि विद्या मनुष्य से श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, यानी विद्या मनुष्य के सबसे अच्छी सुंदरता है। अदृश्यम गुप्तम चा धनम,
अस्ति। इसके अलावा और न दिखाई देने वाला छुपा हुआ धन होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया विद्या, विद्या मतलब होता है कि विद्या की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य से यानी मनुष्य की, श्रेष्ठम मतलब सबसे अच्छी, सौंदर्यम का मतलब होता है सुंदरता, अस्ति मतलब है, यानी विद्या मनुष्य की सबसे अच्छी सुंदरता है। और अदृश्यम गुप्तम धनम अस्ति, और ना दिखाई देने वाला छुपा हुआ धन है। यहाँ पे अदृश्यम का मतलब होता है ना दिखाई देने वाला, गुप्तम का मतलब छुपा हुआ, धनम का मतलब होता है धन। फिर है विद्या आनंदम जनयति, यानी विद्या आनंद उत्पन्न करती है। जनयति का मतलब होता है उत्पन्न करना। फिर इसके अलावा है कीर्तिम वर्धयति, यानी कि यश बढ़ाती है। चा का मतलब होता है और, सुखम प्रददाति, यानी सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, यानी जो विद्या है वो गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्राम विद्या बंधु भवति, यानी विदेश यात्रा में विद्या भाई के समान होती है। फिर विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजस भासु विदुषाम एवं सम्मानः भवति, यानी विद्या में सबसे बड़ी तो देवता हो गई, पर राजसभाओं में भी विद्वानों का ही सम्मान होता है। तो राजसभासु विदुषाम एवं सम्मानः भवति, यानी विद्वानों का ही सम्मान होता है। कहाँ पे? राजसभाओं में। फिर इसके बाद है नातु धनिकस्य अतः या विहीनः भवति स पशु समानः भवति। फिर है नातु धनिकस्य, ना कि धनवानों का। तो यहाँ से हम देखेंगे फिर से एक बार कि राजसभासु विदुषाम एवं सम्मानः भवति नातु धनिकस्य, ये एक साथ पूरी लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्वानों का सम्मान होता है, राजसभाओं में भी विद्वानों का सम्मान होता है, ना कि धनवानों का। अतः यहाँ पे फिर लिखा है अतः, इसलिए यह विद्याहीनः भवति, यानी कि जो विद्याहीन होते हैं, यानी विद्या नहीं होती है। सह मतलब हुआ है पशु समानः भवति, यानी जानवरों के समान होता है। तो जिनके पास विद्या नहीं होती है वो जानवरों के समान होता है। फिर आगे देखेंगे। फिर इसका 7वां नंबर दिया हुआ है कि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। यहाँ पे 5 प्रकार के दिए हुए। शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे शनैः पंथा और शनैः कंथा। पंथा का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे हमें कोई रास्ता है कि धीरे धीरे पूरा रास्ता कटता है, इसी तरह से कंथा का मतलब होता है कपड़ा। ये जो फटे पुराने वस्त्रों से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं। शनैः पर्वत लंघनम, यानी धीरे धीरे ही पर्वत को पे चढ़ाई की जा सकती है। शनैर विद्या, धीरे धीरे विद्या का अर्जन किया जा सकता है और धीरे धीरे ही धन को इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं अन्वय में। तो अन्वय में यहाँ पे दिया हुआ है कि पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करणीयानि, यानी कि जैसे हमारे जीवन में ये 5 काम धीरे धीरे होते हैं। कौन सा? तो पहला है यहाँ पे पंथा, यानी कि रास्ता कटना। फिर है यहाँ पे कंथा, यानी कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं या कपड़ों का सिलना होता है वो तुरंत नहीं हो जाता है। फिर है यहाँ पे पर्वत लंघनम, यानी पर्वतों पर चढ़ाई करना हो गया। विद्या प्राप्त करना हो गया और धन इकट्ठा हो गया। तो ये जो 5 चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ही होती हैं। अब इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। तो भावार्थ में दिया है कि मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चलेत, यानी कि मनुष्य को हमेशा चलते समय सावधान होकर चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकताया कुर्यात, यानी कि कपड़े की सिलाई ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पर्वतस्य उपरि आरोहणम, आरोहणम का मतलब होता है चढ़ाई करना, ऊपर चढ़ना। क्रमेण कुर्यात, यानी पर्वतस्य उपरि आरोहणम क्रमेण कुर्यात का मतलब होता है कि पर्वत के ऊपर चढ़ाई क्रमानुसार करनी चाहिए। जैसे मान लो पहले छोटी पहाड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयेत, यानी कि विद्या और धन को लगातार कोशिश करके कमाते रहना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि, यानी कि ये 5 काम। शनैः अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात, यानी कि धीरे धीरे अर्थात क्रमानुसार ही करना चाहिए। अगला सुभाषित यहाँ पे दिया है कि न विद्या विना सौख्यम नारायणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासाम समाचरेत। अब इसका अन्वय पढ़ेंगे, इसका सरलार्थ और उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अन्वय में दिया है कि विद्या विना नारायणाम,
ध्रुवम सौख्यम ना जायते, यानी इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक बार विद्या विना नारायणाम, यानी विद्या के बिना निश्चित ही ध्रुवम सौख्यम ना जायते, तो सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे विद्या के बिना निश्चित ही सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर है अतः इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत, यानी धर्म साधना धन एवं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विद्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अब इसका भावार्थ दिया हुआ है कि मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, यानी कि मनुष्य के लिए विद्या अर्जित करना बहुत आवश्यक होता है। यदि नरः, यदि मतलब होता है कि यदि ही होगा, नरः का मतलब होता है मनुष्य विद्यार्जनम ना कुर्वन्ति, विद्या का अर्जन नहीं करता है। तहिर, तहिर का मतलब होता है तो स्थिरम सुखम ना प्राप्नुवन्ति, यानी स्थिर सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः इसलिए धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्ष प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्वन्तु, तो इसलिए धर्म के साधन के लिए, धर्म साधनाय का मतलब होता है धर्म के साधन के लिए, अर्थ लाभाय मतलब होता है धन को प्राप्त करने के लिए, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विद्या अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे तारा दिया हुआ है, उसके आसपास यहाँ पे स्टार यानी कि चंद्रमा, यहाँ पे तारा, एक यहाँ पे मून दिया हुआ है, चंद्रमा है, जो इसके आसपास स्टार हैं यानी कि तारे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि ताराणाम भूषणम चंद्र लतानाम भूषणम सुममम पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अब इसका अन्वय क्या है कि जैसे यहाँ पे अन्वय में दिया है कि चंद्रा, चंद्रा का मतलब होता है कि चांद या चंद्रमा हम कह लें कि चंद्रा ताराणाम भूषणम अस्ति, यानी तारों का जो आभूषण है वो चंद्रमा है। सुमम लतानाम भूषणम अस्ति, जो यहाँ पे फूल है वो लताओं का आभूषण है। राजा पृथिव्याम भूषणम अस्ति, राजा पृथ्वी का आभूषण है। परंतु विद्या सर्वस्य भूषणम, पर विद्या जो है वो सभी का आभूषण है, सबका आभूषण है। अब इसका भावार्थ छोटा सा है कि तारका चंद्रेण सा शोभन्ते, यानी तारे जो हैं चंद्रमा के साथ ही सुशोभित होते हैं। फिर इसके बाद है लता कुसुमे सह शोभन्ते, जो लताएं होती हैं फूलों के साथ ही सुशोभित होती हैं, यानी लताओं में अगर फूल नहीं है तो वो शोभा नहीं देते हैं, जो लताएं होती हैं वो शोभा नहीं देती है। अगर लताओं के साथ जैसे यहाँ पे फूल दिया हुआ है, तो लताओं के साथ अगर फूल है तो वो लताएं और सुंदर दिखती हैं। फिर है राजा पृथिव्या शोभा वर्धयति, यानी राजा जो है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी एक कंट्री होती है तो उसका कोई ना कोई हेड होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इंडिया लेते हैं तो इंडिया का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है। तो कोई ना कोई एक हेड होता है। तो इसी प्रकार से राजा जो होता है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। फिर है विद्या सर्वेषां मनुष्याणाम शोभा वर्धते, यानी विद्या से सभी मनुष्यों का शोभा बढ़ाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे चंद्रमा है तो वो ताराओं का आभूषण होता है, जो फूल हैं वो लताओं के आभूषण होते हैं, जो राजा है वो पृथ्वी का आभूषण होता है, लेकिन जो विद्या होती है वो सभी का आभूषण होती है। तो यहाँ से यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सुभाषित नंबर 10 की तरफ। सुभाषित नंबर 10 दिया हुआ है कि न चोर हारम न राज हारम न भ्रात भंजम न चा भारकारी व्यय कृत्य वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब इसका अन्वय है, अन्वय में है कि विद्या धनम, यानी कि जो विद्या रूपी धन है उसको न चोर चुरा सकता है, न राजा उसको ले सकता है, न भ्रात भंजम ना अस्ति का मतलब होता है भाई उसको बांट नहीं सकता है। भारकारी चा ना अस्ति, यानी कि भार युक्त भी नहीं होती है। व्यय कृत्य, यानी कि व्यय करने पर नित्यम वर्धते, बढ़ता ही रहता है। विद्या धनम सर्व प्रधानम अस्ति, यानी कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों का मुख्य है, यानी कि सबसे प्रधान है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विद्या रूपी धन है उसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा उसको छीन नहीं सकता, भाई उसको बांट नहीं सकता, ये भारकारी भी नहीं होता है, यानी कि वो भार रहित होता है, इसमें कोई भार भी महसूस नहीं होता, वजन भी नहीं होता, और जितना हम इसको बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता है। इसीलिए जो विद्या धन होता है वो सभी धनों में से प्रधान या मुख्य होता है। अब इसका भावार्थ
कि चोरा धनम चोरयन्तु शक्नोति, यानी कि चोर जो है वो धन को चुरा सकता है, राजा धन को छीन सकता है, भ्रातसु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, यानी भाई जो है वो धन का बंटवारा कर सकता है, धनस्य व्ययनेन धन न्यूनम भवति, यानी धन को खर्च करने से धन कम हो सकता है, किंतु लेकिन विद्या रूपम धनम चोरा चोरयन्तु न शक्नोति, यानी जो विद्या रूपी धन है उसको चोर चुरा नहीं सकता है, राजा उसको छीन नहीं सकता है, विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, जो विद्या रूपी धन है उसको बंटवारा भी नहीं किया जा सकता, विद्या भारयुक्ता न भवति, विद्या जो है उसमें भार भी नहीं होता है, विद्याया वितरणेन, यानी विद्या के बांटने से विद्या धनम इतोपि वर्धते, यानी विद्या रूपी जो धन है वो बढ़ता है, अतः इसलिए सर्वधनेषु विद्या धनम एवं प्रमुखम धनम अस्ति, यानी सभी धनों में से जो विद्या रूपी धन है वो प्रमुख धन है। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 ही श्लोक दिए हुए थे, यहाँ पे अब दिया है शब्दार्थ चैप्टर के अंत में। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया।